बेटा ध्यान दो। कल जो पढ़ाया था आ गया समझ में? अभी पूरा नहीं हुआ है अपने टॉपिक। अभी तो अपन देखेंगे कि भाई माइनस आई प्रभाव वाला और तो पैरा पे जुड़ा हुआ होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस आई का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज अपन देखेंगे। कल की क्या चीज पूछ रही हूँ वो आप मुझे बताएंगे। पहले सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन ले। बोर्ड एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन होता है इसमें। पहला प्रश्न तो है एल्कोहल और फिनोल की अम्लीयता की तुलना। अगर बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है, तुमने को पता है फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, तो तुम क्या कारण लिखोगे? तीन कारण है इसके। पहला कारण तो तुम बनाओगे, ये रहा एल्कोहल, RO- और H+ बनाता है, जबकि फिनोल यदि हाइड्रोजन को छोड़ता है तो बनाता है फिनॉक्साइड माइनस और H+। अब तुम लिखोगे पहले कारण में कि फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दिख रहा है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। ये लोन पेयर किस में भाग लेते हैं बेटा? अनुनाद में। आ रही बात समझ में? तो अनुनाद में भाग लेने के कारण ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना अनुनादी संरचना में, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण ये किसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। समझ गए? जबकि एल्कोहल में ये R क्या है बेटा? ये दाता समूह है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है बल्कि इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। अब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन क्यों फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगी? समझ में आ गई बात? इसीलिए हाइड्रोजन एल्कोहल के अंदर आसानी से मुक्त नहीं होती। समझ में आ गई बात? फिनॉल में आसानी से मुक्त होती है। ध्यान दो, हाइड्रोजन तभी जाएगी जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिनॉल में जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कार्बन -I प्रभाव डाल रहा है। क्यों डाल रहा है ये तुम्हें पता है? क्योंकि पाई बंद होने के कारण इस पे संकरण sp2 है, तो पाई बंद होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि यहाँ पर सारे क्या है? सिग्मा बंद है। तो इस कार्बन का, एल्कोहल के कार्बन का तो दाता का प्रभाव पड़ता है, जबकि बेंजीन वाला कार्बन इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसलिए उसका प्रभाव ग्राही का प्रभाव पड़ता है। वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देता है बेटा? कमी कर देता है। तो पहले कारण में तो तुम ये लिखोगे कि एल्कोहल के अंदर अनुनाद नहीं होता है, एल्कोहल में R का दाता प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्लस I प्रभाव पड़ता है। इस कारण एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी नहीं होती। जबकि फिनॉल के अंदर ध्यान देंगे, फिनॉल में अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है, अनुनादी संरचनाएं बना देंगे पांचों, फिर लिखेंगे कि स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है, इस कारण ऑक्सीजन परमाणु H+ को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। दूसरा कारण आप लोग लिखेंगे संकरण का, कि एल्कोहल के अंदर sp3 संकरण होता है, जबकि फिनॉल में sp2 संकरण होता है। तो फिनॉल के अंदर एस के लक्षण एल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसमें तो होंगे 33.33%, जबकि एल्कोहल में होंगे 25%। और एस लक्षण समानुपाती होता है अम्लीयता का। समझ गए? कारण तीसरा सुनो ध्यान से, एल्कोहल से बना हुआ एल्कोक्साइड फिनॉल से बने हुए फिनॉक्साइड की तुलना में क्या होता है? कम स्थायी होता है। समझ गए? क्यों कम स्थायी होता है? क्योंकि एल्कोक्साइड में अनुनाद नहीं होता, जबकि फिनॉक्साइड में क्या होता है? अनुनाद। फिनॉक्साइड का स्थायित्व फिनॉल से भी ज्यादा होता है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फिनॉल की अनुनादी में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि फिनॉक्साइड के अंदर अपन ने देखा था कोई आवेश नहीं आता। इस कारण फिनॉक्साइड का स्थायित्व फिनॉल से भी ज्यादा होता है। अब किसी को पता है कि इस ऑक्सीजन को पता है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी, इसीलिए क्या करेगा? किस रूप में रहना पसंद करेगा? फिनॉक्साइड के रूप में। फिनॉक्साइड में रहेगा तो H+ को आसानी से क्या कर देगा? त्याग देगा। समझ में आ गई बेटा? कल मैंने PDF भेजे थे तुम्हें, उसके अंदर ये तीनों कारण लिखे हुए भी थे, एल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता की तुलना, इसी हिसाब से प्रश्न करना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अपना बनता है
फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तो फिनॉक्साइड आयन का क्या स्थायित्व है? अनुनादी संरचना बना दोगे फिनॉल की भी, फिनॉक्साइड की भी, फिर कह दोगे कि फिनॉल के अंदर, इसका प्रश्न इस तरीके से आता है जैसे पिछली बार के हाफ ईयरली के पेपर में है इसका प्रश्न, अर्धवार्षिक परीक्षा में, क्या कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड अधिक स्थायी क्यों होता है? तो उसका कारण लिखोगे कि भाई अनुनादी संरचना में फिनॉल पे ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाता है, इस कारण उसकी संरचनाएं फिनॉक्साइड की तुलना में अस्थायी हो जाती है। समझ गए? तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे। अब अपन तुलना कर रहे हैं फिनॉल और किसकी बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब इसको ध्यान से समझो। क्या पता चले, अपन ये पढ़ चुके हैं कि भाई प्रबल अम्ल, एल्कोहल से प्रबल अम्ल है फिनॉल, और फिनॉल से प्रबल अम्ल कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इतना प्रबल अम्ल है कि इसके सम्मान में इसका सरनेम पड़ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको कभी कार्बोक्सिलिक बोलते हैं क्या सिंगल? इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल और बोलते हैं साथ। फिनॉल को तो फिनॉल ही बोलते हैं, फिनॉल अम्ल थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना प्रबल अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्यों है? इसका कारण ध्यान दे। मुझे कैसे पता चला कि ये प्रबल अम्ल है? दोनों में, फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाला मैंने, तो बेटा ध्यान दे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही जो अम्ल प्रबल होगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है प्रबल अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल होते हैं, HCl है। तो जैसे ही अपन ये सोडियम कार्बोनेट किसी प्रबल अम्ल में डालेंगे, डालते ही उसमें बुदबुदाहट के साथ ऐसे, ये देखो ये परख नली में मान लो फिनॉल भरा हुआ है और एक परख नली के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल भरा हुआ है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ही आप उसके अंदर ये सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, तो डालते ही यहाँ इस तरीके से उपनता हुआ, बुदबुदाहट करता हुआ कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस। इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है। तो अपन ने दोनों में जब ऐड किया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अपन ने क्या देखा? फिनॉल ने इसके साथ कोई क्रिया नहीं की, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर CO2 गैस तीव्र गति से बाहर निकलती हुई दिखी। तो स्पष्ट हो गया कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल अम्ल कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों है? अब उसका कारण ध्यान दो। देखो, जबकि बेटा ये ध्यान दो, नियम ये कहता है कि जिसकी अनुनादी संरचना जितनी ज्यादा होती है, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। उस हिसाब से देखें तो फिनॉल की और फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं 5 बनती है। समझ गए? अब सबसे पहले अपन ये बनाते हैं फिनॉल से, तो अगर फिनॉल अम्लीय होगा तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये बनेगा फिनॉक्साइड, यही बनाएगा। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बनाएगा? ध्यान दे, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ रहे हैं? अगर ये हाइड्रोजन को त्याग दे तो ध्यान दो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन -4। इसको अपन कौन सा आयन बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। आ रही है बात समझ में? ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। फिनॉल से फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलेट आयन। तो ध्यान दो, अपन ने देखा कि कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉल में, भाई इसके पास में तो एक ही पाई बंद है, तो अनुनादी संरचना सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी, मतलब एक दूसरे में बदलने वाली। इसकी तो 5-5 अनुनादी संरचनाएं बनती है जब तक ये सारे द्विबंध घूम जाते हैं जब तक। तो फिर अनुनादी संरचनाएं तो फिनॉक्साइड की ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो ज्यादा स्थायी फिनॉक्साइड है, और जो ज्यादा स्थायी होगा वही प्रबल अम्ल भी होगा। लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलेट अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो अधिक स्थायी है, अधिक प्रबल अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड की तुलना में अधिक स्थायी होता है। जैसे एल्कोक्साइड से अधिक स्थायी कौन था? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड से अधिक स्थायी है कार्बोक्सिल। क्यों है बेटा? देखते हैं। देखो, इसका अनुनाद बनाते हैं। अनुनाद का मतलब होता है पाई बंध जो बन रहा है, ये पाई, ये वाला पाई जो बॉन्ड है सिर्फ उसका संयुग्मन होगा। होता क्या है? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में होती है ध्रुवता, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से ये जो साजिश से बना हुआ बंध है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लाती है। समझ गए? तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पड़े हैं उस ऑक्सीजन के पास,
और 2 इस बंध के और आ जाएंगे, तो होगा क्या देखना, RC, ये ले गए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इस बंध के आ गए यहाँ वाले के, टोटल हो गए 6 और 1 7 होते ही लग जाएगा माइनस। और नीचे की स्थिति अपन देखते हैं कुछ इस तरीके की थी, नीचे सिंगल बॉन्ड था, देखो ये रहा। अब देखे अपन ने कि कार्बन का यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन खींच के कौन ले गई, ऊपर वाली ऑक्सीजन ले जाते ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3। इसको छुपा लेती हूँ इधर, मान लो कोई नहीं है, तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। आ गई बात ढंग से समझ में, पॉजिटिव चार्ज है। प्लस आते ही यहाँ तो मानो मत कि कोई बैठा है इसमें, ये मदद मांगने जाएगा नीचे वाले ऑक्सीजन के पास, समझ गए, क्योंकि नीचे वाले ऑक्सीजन के पास इसको दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो नीचे वाली ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ क्या कर लेगी, बॉन्ड बना देगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उधार किसको दे देगी, कार्बन को, समझ गए। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, यहाँ देते ही इसके पास रह गए 4 इलेक्ट्रॉन और 5 और 1 6, कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। इस पे अब चार्ज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हो गए ना अब 4 इलेक्ट्रॉन, अब क्यों आएगा चार्ज। तो अब देखो ध्यान से, वही माइनस है, उधर भी माइनस है, मतलब डबल बॉन्ड अब क्या होगा, नीचे बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड देखो ऊपर बन जाएगा। दोबारा मान लो अब C डबल बॉन्ड O हो गया, ये हो गया कार्बोनिल। अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस खींच ले अपना दिया हुआ, तो वो ऊपर वाली ऑक्सीजन कार्बन को कार्बन का इलेक्ट्रॉन वापस दे देगी, वापस देगी तो क्या चीज बनेगी, इधर वाली बनेगी, समझ गए। फिर खींचेगा तो इधर वाली, मतलब ये क्या होगा, ये ऋणावेश दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता रहता है बेटा, विस्थानीकृत होता रहता है। ऑक्सीजन परमाणु डीलोकलाइज होता है, विस्थानीकृत होता है। अब देखो तुमने क्या देखा कि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन परमाणु एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऋणावेश। जबकि फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना में देखा था तुमने, उस फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना जो अपन ने कल बनाई थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि माइनस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर था, कार्बन के, कम विद्युत ऋणी के ऊपर माइनस था, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं था। तो ध्यान दे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पे ऋणावेश आ जाता है तो उसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। तो समझ में आ गई बात। इसके पास 5-5 संरचनाएं जरूर है, पर फिर भी इसका स्थायित्व कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कम है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस नहीं है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ऋणावेश। अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणावेश अधिक स्थायी होता है, कम विद्युत ऋणी के ऊपर ऋणावेश स्थायी नहीं होता। इसमें कार्बन पे माइनस है, जबकि इसमें किस पे माइनस है, ऑक्सीजन पे। आगे बात समझ में। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में अम्लीयता की तुलना कीजिए, तो ध्यान दें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल है फिनॉल की तुलना में। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड की तुलना में अधिक स्थायी, क्योंकि इस कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश विस्थानीकृत होता है, एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर चलता है, समझ गए, इसलिए इसकी संरचना ज्यादा स्थायी होती है। आ गई बात ढंग से समझ में तीनों प्रश्न। अब अपन पढ़ेंगे, अब अपना टॉपिक सुनिए, दोबारा आएगा 12वें लेसन में कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपन 12वें लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहले अपन इस पे चलते हैं कि यदि ऑर्थो और पैरा पे, वापस चलो, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसको अनुनादी नहीं आती बनानी, अनुनादी नहीं संरचना आएगी ना, 11वें लेसन के अंदर 0 नंबर आएगा। पहले सुनो, 4 नंबर का लेसन है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट ही फिनॉल ही है सबसे। इस चैप्टर के जो 3 भाग हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें 60% तो फिनॉल है अकेली, बाकी के बचे हुए 40% में 20-20% है अल्कोहल और ईथर को, ठीक है। मतलब मेन क्वेश्चन फिनॉल के भाग में से आता है, 2 नंबर का, 4 नंबर के लेसन में 2 नंबर का क्वेश्चन फिनॉल में से आएगा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अल्कोहल और ईथर के थ्रू। अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बना दिए, ये फिनॉल लिया था तुमने, दोबारा अनुनाद याद करो, ये इधर गया और ये इधर गया, देखो कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया संरचना बनती है, माइनस और ये रह गए बॉन्ड, यहाँ हो गया डबल,
यहाँ रह गए 4 पॉजिटिव चार्ज। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना 0 नंबर आएगा। फिर से सुन ले, बार बार प्रैक्टिस करो इन अनुनादी संरचनाओं के जितने भी उदाहरण है हर एक पार्ट में दिए। फिर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो देखना यहाँ माइनस, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड ये ना, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। जिसने कल की क्लास नहीं ली ना उसकी हालत ज्यादा खराब है। फिर चलो ये बॉन्ड यहाँ, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, और ये ऊपर ऐसे। फिर लास्ट संरचना में ये इधर देगा तो ये वापस दे देगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड OH, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा है, और लास्ट में कोई चार्ज नहीं आएगा। सभी अनुनादी संरचनाओं में तुमने क्या देखा है बताओ? ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर। समझते तो हैं क्या ऑर्थो और पैरा का मीनिंग? OH जहां जुड़ा है उसके बिल्कुल पास वाली ये जो स्थिति है उनको अपन क्या कहते हैं? ऑर्थो। फिर उसके जस्ट बाद में जो दो स्थितियां आ रही है उनको अपन क्या कहते हैं? मेटा। और बिल्कुल सामने वाली होती है पैरा। तो देखो क्या स्पष्ट हो रहा है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे तुम्हें कौन सा आवेश दिख रहा है? ऋणावेश दिख रहा है ना, ऋणावेश। यदि अब अपन समूह देखते हैं, यदि मैंने यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाले समूह लगा दिए, अब तो बेटा केमिस्ट्री की भाषा समझने लग जाया करो। प्लस आई प्रभाव का मतलब समझते हैं? दाता समूह, जो कि इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। यदि और दान कौन करता है ये तुम्हें पता है? यहाँ पर कौन है? कार्बन है, सभी स्थितियों पे कार्बन ही बैठा है, तो दान करने वाला कार्बन होना चाहिए खुद, आर ग्रुप होना चाहिए, एल्किल समूह, मैथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, समझ गए? या फिर कम विद्युत ऋणी कार्बन से भी, जैसे हाइड्रोजन आ सकती है, या उससे कम विद्युत धनी कोई भी धातु में आ सकती है। ठीक है, आप ध्यान दो होगा क्या। यदि यहाँ प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए होंगे तो बेटा एक तो अपन को क्या दिख रहा है? इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व पहले से ही ज्यादा है, दिख रहा है माइनस चार्ज का मतलब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने यहाँ कोई दाता और लगा दिया, कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा दिया, तो एक तो मेरे सिर पे पहले से इतना बोझ है, तुम और रख दोगे तो ये क्या कहेगा इसको? ये वाला कार्बन इसको कहेगा भाई ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गई बात? ये कहेगा मत खींचो इलेक्ट्रॉनों को इधर मत लाओ, पहले ही बहुत इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इधर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आएगा, जब धन की कमी नहीं होगी, तो फिर गरीबी कहाँ से आएगी बताओ? मतलब वो हाइड्रोजन को मुक्त भी नहीं करेगा, और हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा तो अम्लीयता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में? कि यदि इन स्थितियों के ऊपर मैं अभी ना एक प्रश्न दूंगी इसका, समझ गए? निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, देखिए कौन सही करके दिखाता है। तो ध्यान से सुन ले मेरी बात, और अभी नहीं करो ना कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रश्न तुम लिख लेना, उसका उत्तर मुझे कल बता देना, क्योंकि अभी अभी में तुम बहुत टाइम खराब कर देते हो। वो प्रश्न लिख लेंगे फिर मुझे बता देंगे आंसर कल। तो ध्यान देंगे बेटा, यदि प्लस आई प्रभाव वाले, अगर मैं मान लो माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव का मतलब समझ गए? इससे अधिक विद्युत ऋणी होना चाहिए, जैसे क्लोराइड जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दी, नाइट्रोजन जोड़ दी, कार्बन से अधिक नाइट्रोजन की भी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, क्लोराइड की भी होती है, इससे आगे आने वाले सभी सदस्य। तो मान लो जैसे मैं यहाँ NO2 लगा देती, अभी NO2 लगा दिया ऑर्थो पे, तो होगा क्या? एक लगाया NO2 केवल ऑर्थो पे, यदि ऑर्थो पे भी लगा दूं, पैरा पे भी लगा दूं, दोनों ऑर्थो पे भी लगा दूं, एक पैरा पे, तो होगा क्या बेटा? ये जहां हमें पता है यहाँ माइनस है, इस बार मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। NO2 अपनी ओर आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों का, तो ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? कमी आएगी, क्योंकि ये खींचने वाला आ गया ना इस बार। कमी आते ही कहाँ ऑर्डर देगा? ये ऊपर ऑर्डर देगा। इस कार्बन को कहेगा कि उस ऑक्सीजन के जो पड़े हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनको तीव्र गति से खींचो, तीव्र गति से खींचोगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो रही है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से आएंगे, ऑक्सीजन पे धनावेश भी बहुत जल्दी आएगा,
और धनावेश जल्दी आएगा तो ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन खींच लाएगी? हाइड्रोजन। तो समझ में आ गई बात। यदि मैं तीनों स्थितियों पे एक साथ NO2 जोड़ दूं तो उस समय भयंकर ऑक्सीजन की हालत खराब हो जाएगी, कारण क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और किसी तीनों स्थितियों पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी। यही कारण है कि तीनों स्थितियों के NO2 का नाम पहले भी बताया था मैंने आपको। क्या नाम है ये? पिक्रिक अम्ल। ये है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल सबसे प्रबल क्या होता है? अम्ल होता है। समझ में आ गई बात? क्यों होता है? क्योंकि इसकी दोनों ऑर्थो पे भी और एक पैरा पे भी -I प्रभाव वाला समूह। आ रही है ना बात ढंग से समझ में? ठीक है, एक प्रश्न दे रही हूं मैं हल करने के लिए, सोच समझ के बिल्कुल दिमाग लगा करके हल करेंगे भाई किसकी अम्लीयता ज्यादा हो, तो उसको अम्लीयता के क्रम में आप लोगों को लगाना है। एल्कोहल भी होंगे उसमें, फिनॉल भी होगी। ठीक है, आ रही है बात अच्छे समझ में? ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी मैं भी इसी में समझा दूंगी, हालांकि दोबारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो 12वें लेसन में आएगा। तो अब एक देखो, आपकी बुक में इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है, पेज नंबर मैं आप लोगों को बता दूं 232 पेज में एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, 232 पेज नंबर के ऊपर देखेंगे एक सारणी आप लोगों को दी हुई है, उसमें Ka और pKa का मतलब मैं तुम्हें समझा दूं। देखो Ka बोलते हैं अम्लीय स्थिरांक, एसिडिक कांस्टेंट। ध्यान दो, अम्लीय स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं लिख दूं NO2 में और CH3 में पूछ लूं तुम्हें Ka का मान किसका ज्यादा होगा, तुम कहोगे मैडम NO2 का ज्यादा होगा। समझ गए? क्योंकि इसकी अम्लीयता ज्यादा है। अगर ये जुड़ेगा फिनॉल के साथ तो अम्लीयता बढ़ेगी, ये जुड़ेगा तो अम्लीयता कम होगी। दूसरा मान है pKa। pKa क्या होता है? pKa Ka का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। समझ गए? pKa लॉगरिथम वैल्यू होती है, Ka का व्युत्क्रम होता है। यानी यदि pKa का मान बढ़ता है तो अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी जो अगर +I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए रहेंगे ना, उस स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा pKa का मान होगा। +I वाले होंगे, pKa के मान ज्यादा होंगे क्योंकि +I प्रभाव वाले समूह की अम्लीयता क्या होती है? कम होती है। आ गई बात अच्छे से समझ में? अब फटाफट प्रश्न एक लिख ले, सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी निकाल लें भाई, और रफ कॉपी में प्रश्न लिख लेंगे निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये फेयर कॉपी में भी करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फेयर कॉपी में भी कर लेंगे, देखना ध्यान दो। और साथ साथ ना बुक के क्वेश्चन भी हल करते रहा करो। इसमें है क्या कोई? इसमें नहीं होगा, मैं मेरे मन से बना के देती हूँ तुम्हें थोड़ा बड़ा, ताकि उन सबको तुम अम्लीयता के क्रम में लगा सको। फिनॉल वाले की तो मैं संरचना बना के लिख लेती हूँ। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब तो पता है क्या? सबसे पहले किसको लिखोगे? जिसकी अम्लीयता सबसे क्या होगी? अरे बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है जिसमें अम्लीयता सबसे कम होगी। बढ़ता हुआ क्रम, अंत के अंदर सबसे प्रबल अम्ल आएगा, शुरू में सबसे दुर्बल अम्ल आएगा। समझ गए? और लिख लो, जो बराबर पे हो उनके बराबर का चिन्ह भी लगा देंगे, जिस पे कम हो उस पे कम का प्रभाव लगा देंगे। एक केवल फिनॉल लिख लो, कुछ नहीं जुड़ा हुआ, केवल फिनॉल है।
हाँ भाई, लिख लें फटाफट। अभी बैठ के नहीं करेंगे, अभी तो मैं समझाऊंगी, वो आगे का पढ़ेंगे, अभी तो लिख ही ले आराम से बैठ करके घर पे, क्योंकि कल जब मैं आऊँ ना क्लास में तो गुड मॉर्निंग करने के साथ साथ में आंसर की सीरीज भी लिखेंगे, मतलब नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 8 को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है कि जैसे पहले 2 नंबर वाला आ रहा है तो 2 लिख दिया, फिर 4 आ रहा है तो 4, फिर 6 आ रहा है तो इस तरीके से लिख लेंगे। समझ गए? नंबरिंग तो डाल ही सकते हैं, आगे से आगे ग्रेटर का साइन लगाते जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। समझ में आ गई बात? अब ये पहली अभिक्रिया अपनी, एक चीज और बताओ, देखें, चलो कल ही बताएंगे ये, क्योंकि अभी बता देंगे तुम फिर आंसर ही पहचान जाएंगे पूरा, ये कल ही बताऊंगी। हाँ भाई, अब देखना सभी, फर्स्ट जो था आपने, अब आ जाओ अपने रासायनिक अभिक्रियाओं पे। अब अपन, ये तो सबसे बड़ी अभिक्रिया थी, बाकी सब अब एक एक लाइन के समीकरण है और कुछ भी नहीं है। अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? अपन पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, फिनोल की OH बंध विदलन की अभिक्रिया। उसमें पहली अभिक्रिया कौन सी कंप्लीट हो गई? अम्लीय प्रकृति। जैसे मैं उदाहरण भी दे दूं तुम्हें, इस तरीके से आ जाए, निम्नलिखित को यहाँ लिख लेती हूँ, ये ए ऊपर लगा, ये लो CH3 MgBr से अभिक्रिया करो। क्या है ये? विन्यार अभिक्रमण। प्लस और माइनस पहचानना है, कुछ भी नहीं करना। ध्यान दो, इस समूह पे तो कौन सा चार्ज होता है? माइनस, और MgBr पे प्लस। उधर चलो, H पे क्या है? प्लस, और O पे क्या आएगा? माइनस। H प्लस जुड़ेगा CH3 के साथ तो क्या बनेगा? CH4, और ये क्या बन जाएगा? OMgBr। आ गई बात समझ में? ये उत्पाद बनेगा। समस्त अभिक्रियाएं चाहे ग्रिग्नार्ड से करवा दो, धातुओं से करवाओगे ONA जुड़ जाएगा, जिस भी धातु से करवाओगे तो धात्विक फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से पहली अभिक्रिया थी अम्लीय प्रकृति। स्पष्ट हो रहा था कि फिनोल अपना हाइड्रोजन का दान करता है। बिल्कुल, आगे दोबारा जल अपघटन कराएगा तो फिनोल ही बनेगी वापस, MgBrOH अलग हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिनोल ही बन जाएगी। हाँ भाई, फर्स्ट था अम्लीय प्रकृति हो गया, दूसरा ध्यान देंगे ऑक्सीकरण। अब एक एक लाइन के लिए, पहली अम्लीय प्रकृति कंप्लीट, दूसरा अपन करवा रहे हैं ऑक्सीकरण। ध्यान दो, कई बार इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यदि फिनोल की बोतल को, ये फिनोल है, वायु के अंदर अपन खुला छोड़ देते हैं ना उसका ढक्कन, फिनोल लाल भूरे रंग में बदल जाती है। धीरे धीरे फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद में जब तुम, कई बार बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं ना अपने प्रैक्टिकल एग्जाम लेने, वो पूछ लेते हैं ये बात, फिनोल रंगहीन दिखती है आप लोगों को, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, कहेंगे बेटा ये क्या है, तुम कहोगे फिनोल है, लेकिन उसका रंग लाल भूरा दिखे तुम्हें, अब वो फिनोल नहीं है। फिनोल का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया वायु की उपस्थिति में। और कई बार ढक्कन थोड़ा हल्का बंद किया, टाइट नहीं हुआ, एयर घुस जाती है उसमें, और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो किसमें बदल जाता है कि लाल भूरा रंग हो जाता है? ध्यान दो, या तो ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकरण डाल दिया, हाथों हाथ तुम देखना चाहते हो रंग, तो Na2Cr2O7, क्या कहते हैं इसको? सोडियम डाइक्रोमेट ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, KMnO4 ले लो, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति के अंदर फिनोल का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मीनिंग जानते हैं? हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये हाइड्रोजन हटेगी यहाँ से, अपने को पता है जाती जाती क्या दे जाती है? इलेक्ट्रॉन दे के जाती है अपना, तो उस इलेक्ट्रॉन की मदद से ये ऑक्सीजन यहाँ बना लेगी डबल बॉन्ड। तो देखिए कि ऑक्सीजन अपने को पता है डबल बॉन्ड बेस स्थायी होती है, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल है तो ये वाला बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये बनेगा तो डबल बॉन्ड पास हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। समझ में आ गई बात? फिर नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड इधर जाके, अभी तो हाइड्रोजन हटी है, ऑक्सीजन थोड़ी जुड़ी है, प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों काम होंगे। अब जुड़ेगी दूसरी ऑक्सीजन कौन सी स्थिति पे? पैरा पे, तो यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। अब इधर भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। इसी को अपन क्या कहते हैं? क्विनोन। ये क्या है बेटा? क्विनोन है। बेंजोक्विनोन, बेंजीन से बना हुआ है तो बेंजोक्विनोन। तो फिनोल बताइए किसमें बदल गई?
फिनॉल बेंजोक्विनोन में बदल गई। समझ में आ गई? इसी का होता है लाल भूरा रंग। आ रही है बात अच्छे समझ में? तो फिनॉल से बन जाता है बेंजोक्विनोन। वायु की उपस्थिति में फिनॉल ऑक्सीकृत हो जाती है। समझ में आ गई बात? दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कंप्लीट, बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया देखें, जिंक के साथ क्रिया। यदि फिनॉल की क्रिया जिंक धातु से करवाए, जिंक धातु डाल दी, जिंक का चूर्ण डालते ही क्या होगा, यहाँ से जिंक और इसमें से किसको बाहर निकाल आएगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को निकालते हाइड्रोजन वाला के अंदर घुस जाएगी। तो बताइए ZnO तो बाहर चला गया, क्या बन गया, बेंजीन। अरे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ दोबारा जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा, बेंजीन। तो किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। आगे बात अच्छे समझ में कि जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड बन जाता है, बेंजीन रिंग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, नेक्स्ट देखें, ये कहीं तो 10-10 मिनट बची हुई रहती है ना जब क्लास लेंगे। अब देखो ध्यान दें, नेक्स्ट देखो, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया याद है क्या, ROH वाली एस्ट्रीकरण। एल्कोहल अपना क्या देती है, H, और अम्ल अपना क्या देता है, OH। ठीक वैसी की वैसी अभिक्रिया है। फिनॉल भी अपना क्या देगा, H देगा, जैसे एल्कोहल देखिए कि अपन OH बंद विदलन ही तो पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल अपना H देगा, ध्यान देंगे, ये OH प्लस एस्ट्रीकरण में क्या लेते हैं अपन, अम्ल लेते हैं, ये रहा OH। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, H2O। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है अम्ल की उपस्थिति में, तो H2O यहाँ से बाहर जाएगा, ये जुड़ जाएगा एस्टर ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, OC डबल बॉन्ड OR। क्या है ये, एस्टर का नामकरण आता है तुम लोगों को करना, एल्किल एल्केनोएट के नाम के आधार पर इसका सॉरी ईथर नहीं, एस्टर का नामकरण किया जाता है। तो ये क्या है, एल्किल बेंजोएट, ये हो गई बेंजीन। एल्किल एल्केनोएट होता है एस्टर के नामकरण करने का तरीका, ये तुम्हें सर ने पढ़ाया होगा, 11वीं क्लास में आ जाती है ये चीजें। एल्किल का मीनिंग ये रहा, एल्किल ग्रुप, जैसे सपोज करो मैं यहाँ मैथिल जोड़ देती तो मैथिल बेंजोएट हो जाता है। मैथिल नहीं होता फिर ये होता है एथिल। क्यों, क्योंकि R बराबर CH3 जोड़ते यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो जाती है। ठीक है, ये कार्बन भी गिना जाएगा, तो उसमें नाम होता फिर एथिल, फिर ये हो जाता बेंजोएट। ओके, ये बन गया क्या, एस्टर। तो ये अभिक्रिया हो गई एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया, जिसमें भी OH बंद टूट रहा है फिनॉल का। उसके बाद देखो नेक्स्ट अभिक्रिया देखे, बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान देंगे, फिफ्थ अभिक्रिया देखे, बेंजोइलेशन। क्या होता है बेंजोइलेशन, फिनॉल की क्रिया यदि फिनॉल की क्रिया मैं करवा दूं बेंजोइक अम्ल से। बेंजोइक अम्ल क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर अम्ल लगा दे, ये COH, तो वो की वही अभिक्रिया होगी जो किसकी थी, एस्ट्रीकरण की थी। सिर्फ R की जगह मैंने बेंजीन रिंग लगा दी, तो इसको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH, और ध्यान दे हो गया OH, बस हो गई कार्बन की वैलेंसी पूरी। ये वाला ग्रुप यहाँ से हटेगा, समझ गए। अब मैं इस बेंजीन के लिए, और वही H प्लस आएगा, वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, तो इसको तो मैं लिख रही हूँ C6H5, लिख सकते हैं अपन C6H5 बेंजीन को। ये है तुम्हारा O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और दोबारा क्या आ गई C6। इस बार R की जगह क्या है अपने पास, बेंजीन रिंग है, फेनिल वाला है, तो इसका नाम हो गया फेनिल एल्केनोएट, मीनिंग फेनिल बेंजोएट। आ गई बात समझ में, एल्किल की जगह इस बार फेनिल वाला है यहाँ, तो नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोएट। ये अभिक्रिया हो गई बेंजोइलीकरण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखो अमोनिया से अभिक्रिया। अब अपन करवा रहे हैं अमोनिया से क्रिया। ये अमोनिया वाली अल्कोहल में भी थी, ये सारी अभिक्रियाएं अल्कोहल में, एस्ट्रीकरण वाली भी थी अल्कोहल में। ठीक है, एस्ट्रीकरण और बेंजोइलीकरण एक जैसी है, सिर्फ R और बेंजीन का ही फर्क है। ठीक है,
उसके बाद अपन करवा रहे हैं नेक्स्ट, ध्यान दे बेटा, अपनी अभिक्रिया है अमोनिया से क्रिया। ये होता है अमोनिया NH3। देखो ध्यान दो, इस बार इसका H नहीं जाएगा, इस बार इसका क्या जाएगा OH, और इसका क्या जाएगा H। तो यहाँ से चला गया H2O बाहर, ये जुड़ गया NH2 बेंजीन के साथ, तो क्या बन गई एनिलीन। इसका नाम क्या होता है एनिलीन। कौन सी एमीन है ये 1 डिग्री एमीन। आ गई बात अच्छे से समझ में। नेक्स्ट ध्यान देंगे 7 की अभिक्रिया PCl5 से अभिक्रिया, वो वहां भी पढ़ी थी तुमने, एल्कोहल में भी पढ़ी थी ना PCl5। बताइए जब भी PCl5 की क्रिया होती है क्या बाहर निकलता है हमेशा निशा? PCl5 की क्रिया में क्या बाहर निकलता है हमेशा महिमा? PCl5 की क्रिया में क्या बाहर निकलता है हमेशा? पढ़ते नहीं हो तुम्हारे, अब ढंग से पिटाई करनी पड़ेगी। अब इधर उधर कॉपियां, ये देखिए महिमा ने बता दिया POCl3, बिल्कुल सही है। अरे कितनी बार कितनी जगह आ गई है विक्रिया, पी ब्लॉक में आ चुकी है। उससे पहले आप लोगों को अभी एल्कोहल का पढ़ा था PCl3 PCl5, जब भी आया था मैंने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखना है कि यदि PCl3 से क्रिया करवाएंगे तो H3PO3 बाहर जाएगा हमेशा, और PCl5 से क्रिया होगी चाहे अल्कोहल से हो, चाहे फिनॉल से हो, चाहे जल अपघटन हो, चाहे अम्ल से क्रिया हो, तो सदैव POCl3 बाहर जाता है। ये चला गया POCl3, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl चला गया HCl, बचा एक Cl, बाकी सब चले गए, 4 Cl चले गए, ऑक्सीजन भी चली गई, एक Cl बचा, वो जुड़ जाएगा वलय के साथ, क्या बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। आ रही है क्या बात कुछ समझ में? ठीक है, यदि ये POCl3 दोबारा फिनॉल में डाल दूं तो क्या बनता है देखना। अगर यही POCl3 ध्यान देंगे इस फिनॉल में दोबारा मिला दो, ध्यान देना बेटा अच्छे से, तो इसके तुम्हें 3 मोल लेने पड़ेंगे। तुम कहोगे मैडम क्यों लूं 3 मोल? अरे Cl कितने हैं ये देखो 3 है, तो यहाँ से कितने HCl बाहर जाएंगे फिर 3। अब बेटा 3 HCl बाहर जाएंगे तो 3 हाइड्रोजन ही तो चाहिए तुम्हें, तो 3 ले लो इधर, तो 3 तो चले गए HCl बाहर। अब होगा क्या, बचा तुम्हारे पास इधर तो PO, बच गया PO, और इधर बच गई ये 3 रिंग। ऑक्सीजन कितनी है 3 और 1 4, और एक P, 4 ऑक्सीजन और एक P, PO4 कहते हैं अपन इसको, फॉस्फेट। समझ में आ रही है बात? और ये 3 रिंग, तो रिंग को तो मैं C6H5 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है? ये लगा दिया मैंने होल थ्राइस। ट्राइफेनिल और PO4 क्या है बेटा ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट। आ गई बात ढंग से समझ में, इसका निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है समझ गए? 3 क्यों लिया था, 3 HCl हटाने के लिए लिया, तीनों फेनिल रिंग हो जाएगी, या तो तीनों को पी के साथ जोड़ो अलग अलग वलय बनाइए, या एक साथ होल थ्राइस करके लिख दो। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट अभी